हेलो एवरीवन। वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 2 मार्च 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़ हैं और दो दो नेशनल न्यूज़ हैं हमारी कि कोवैक्सीन से मोदी का टीका। अब जैसा कि 1 मार्च से प्रस्तावित था कि आमजनों को भी टीका लगाया जाएगा, उसी की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने टीका लगवा कर करी है और इसमें 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग और 45 वर्ष से ज़्यादा के वे लोग जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं उनको टीका लगाया जाएगा। अभी तक टीका फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाया जा रहा था जो कोविड के खिलाफ जो लड़ रहे थे, आप कह सकते हैं, जिस तरीके से जिनको कोरोना हो रहा था उनके उपचार में लगे हुए थे, अभी तक उनको लगाया जा रहा था, जैसे डॉक्टर्स, नर्स, वार्ड बॉय, सफाई कर्मचारी, पुलिसकर्मी, इन सबको अभी तक टीकाकरण किया जा रहा था। लेकिन जब प्रस्तावित था कि 1 मार्च से ये टीकाकरण सभी को जो 60 साल से ज़्यादा के हैं या फिर 45 की उम्र से ज़्यादा के हैं और गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं उनको लगाया जाएगा, उसी की शुरुआत हो गई है। देश को कोरोना मुक्त करने के लक्ष्य के साथ हेल्थ केयर और फ्रंट लाइन वर्कर्स को टीका लगाने के बाद सोमवार से आम जन का टीकाकरण शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीका लगवाते हुए इस चरण का शुभारंभ किया। इस चरण में 60 साल से अधिक उम्र के सभी लोग व 45 साल से अधिक उम्र के गंभीर रोग से पीड़ित लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। मूल रूप से पुडुचेरी की रहने वाली नर्सिंग अधिकारी पी निवेदा ने नई दिल्ली स्थित एम्स में प्रधानमंत्री को टीका लगाकर पहली डोज लगाई। नेक्स्ट न्यूज़ है, बंगाल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देगी भाजपा। देखिए, भाजपा ने स्टेटमेंट दिया है कि अगर वो बंगाल के जो विधानसभा चुनाव हैं उसमें जीत के साथ अगर सत्ता में आती है तो वो बांग्ला को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे देगी। बंगाल की सत्ता पर काबिज होने पर भाजपा बांग्ला को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देगी। बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की ओर से तैयार किए गए 88 पन्नों के घोषणा पत्र में इसका दावा किया गया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार भाजपा नेतृत्व मसौदा में कुछ बदलावों के साथ जल्द ही घोषणा पत्र जारी करेगा। दरअसल तृणमूल कांग्रेस, वाम मोर्चा और कांग्रेस लंबे समय से बांग्ला और बांग्ला विरोधी के बैनर तले भाजपा के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। राजनीतिक पर्यवेक्षकों के एक वर्ग के अनुसार भाजपा इसका मुकाबला करने के लिए बांग्ला को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के वादे के साथ चुनाव में उतरना चाहती है। इससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से मांग की थी कि बांग्ला को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाए, लेकिन केंद्र ने अब तक उनकी मांग पर विचार नहीं किया है। अब हम इंटरनेशनल पेज पर आते हैं तो इसमें पहली न्यूज़ है हमारी कि चीन ने बिजली के बुनियादी ढांचे पर किया था साइबर हमला। देखिए, ये न्यूज़ अब जो आई है वो अमेरिका के एक आप कह सकते हैं कि एजेंसी की तरफ से आई है और इसमें ये बताया गया है कि जो पिछले साल गलवान घाटी में जो झड़प हुई थी भारत और चीन के सैनिकों के बीच, उससे पहले चीन जो है वो बिजली के जो साइबर है उस पर हमला करना चाहता था और एक तरीके से अंधेरा पूरा करना चाहता था इंडिया में। तो उसी से रिलेटेड है ये न्यूज़ कि पिछले साल पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनातनी के बीच चीन ने भारत में अंधेरा फैलाने की साजिश भी रची थी। वह भारत के बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर पर साइबर हमला करके पूरे देश में अफरा तफरी पैदा करना चाहता था। अमेरिका की एक फर्म ने अपने अध्ययन रिपोर्ट में यह दावा किया है कि जिसे वहां के कुछ बड़े अखबारों में प्रकाशित भी किया गया है। रिकॉर्डेड फ्यूचर नाम की इस कंपनी के दावे पर भारत के बिजली मंत्रालय ने कहा कि चीन के रेड इको ग्रुप की तरफ से हमला करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उससे बचने के सारे उपाय समय रहते ही कर लिए गए थे, जिससे कोई असर नहीं हुआ। नेक्स्ट है कि ट्रंप लड़ सकते हैं 2024 का राष्ट्रपति चुनाव। देखिए, ट्रंप 45वें राष्ट्रपति थे अमेरिका के और जैसा कि 20 जनवरी को जो बाइडेन ने अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ ली और इन्हें व्हाइट हाउस छोड़ना पड़ा, जो कि ये छोड़ नहीं रहे थे। तो अब इन्होंने उसके बाद से अब स्टेटमेंट दिया है कि वो 2024 का चुनाव लड़ेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले भाषण में संकेत दिया है कि वर्ष 2024 का राष्ट्रपति चुनाव भी लड़ सकते हैं। साथ ही उन्होंने अपनी एकजुट रिपब्लिकन पार्टी को एकजुट करने की अपील करते हुए बाइडेन प्रशासन पर जमकर निशाना साधा। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि बाइडेन प्रशासन के महज 1 माह के कार्यकाल में उनका देश अमेरिका फर्स्ट से अमेरिका लास्ट बन गया है।
अब बिजनेस न्यूज़ पर आते हैं। बिजनेस न्यूज़ में पहली न्यूज़ है कि पहले ही दिन 77,146 करोड़ रुपए की स्पेक्ट्रम नीलामी। देखिए, 4G सेवाओं का विस्तार सरकार चाह रही है और उसमें कंपनियां भी काफ़ी इंटरेस्ट ले रही हैं। इसमें 4 ही कंपनियों ने हिस्सा लिया, वोडाफोन, आइडिया, रिलायंस जियो और भारती एयरटेल ने। सॉरी, 3 कंपनियों ने लिया क्योंकि वोडाफोन और आइडिया एक है। तो इसमें भी अब नीलामी की प्रक्रिया आगे भी चलेगी और अब इंडिया जो है वो 5G की तरफ बढ़ रहा है, तो उसकी भी न्यूज़ इसमें है। कोरोना महामारी के बावजूद स्पेक्ट्रम नीलामी को लेकर टेलीकॉम कंपनियों में जबरदस्त उत्साह रहा। सोमवार से शुरू हुई प्रक्रिया में पहले ही दिन 77,146 करोड़ रुपए मूल्य के स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई। मंगलवार को नीलामी संपन्न हो जाने की उम्मीद है। सरकार ने स्पेक्ट्रम नीलामी से 45,000 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया था। सरकार को इस नीलामी से 12 से 13,000 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है। नीलामी में विजेता कंपनियों को 20 वर्षों के लिए स्पेक्ट्रम दिया जाता है। स्पेक्ट्रम में वोडाफोन आइडिया, रिलायंस जियो व भारती एयरटेल 3 कंपनियां ही शामिल हुई हैं। वर्ष 2016 में हुए स्पेक्ट्रम नीलामी में 7 कंपनियों ने नीलामी में बोली लगाई थी। टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि यह स्पेक्ट्रम नीलामी मुख्य रूप से 4G सेवा के विस्तार को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। स्पेक्ट्रम नीलामी से ग्राहकों को पहले के मुकाबले बेहतर सेवाएं मिल पाएंगी। प्रसाद ने बताया कि नीलामी को 700, 800, 900, 1800, 2100, 2300 एवं 2500 मेगाहर्ट्ज बैंड को शामिल किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि छोटे किसान हमारी बड़ी प्राथमिकता। ये स्टेटमेंट दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कृषि सुधारों की पैरवी करते हुए कहा कि किसानों की उपज को ज़्यादा से ज़्यादा बाजार उपलब्ध कराना समय की मांग है। देश में 12 करोड़ से ज़्यादा छोटे किसान हैं जिनके हितों का ध्यान रखना सरकार की उच्च प्राथमिकता है। कृषि मंत्रालय के बजटीय प्राविधानों के प्रभावी क्रियान्वयन के बारे में आयोजित समारोह में उन्होंने कहा कि छोटे किसान को सशक्त करने से भारतीय कृषि क्षेत्र को एक समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। पूर्ववर्ती प्रसंग सरकार की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि यह काम 2-3 दशकों पहले हो गया होता तो देश के लिए अच्छा होता। कृषि क्षेत्र में सरकार के साथ प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़ाना समय की मांग है। कृषि अनुसंधान और विकास के लिए निजी क्षेत्र के योगदान की सख्त जरूरत है। इस क्षेत्र के विकास के लिए पब्लिक, प्राइवेट और सहकारिता सेक्टर को पूरी ताकत से जुटना होगा। उन्होंने कहा कि किसानों को हमें ऐसे विकल्प देने होंगे जिससे वे गेहूं व धान की खेती तक सीमित नहीं रहें। बाजार की जरूरतों के हिसाब से खेती करने पर किसानों को ज़्यादा फायदा होगा। नेक्स्ट न्यूज़ है कि लगातार 5वें माह जीएसटी संग्रह 1 लाख करोड़ के पार। जीएसटी संग्रह में पिछले 6 महीने से बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी है। इसमें से लगातार 5वें महीने के दौरान संग्रह 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा। इस वर्ष फरवरी में जीएसटी संग्रह 1,13,143 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वर्ष यानी फरवरी की तुलना में 7% अधिक है। पिछले वर्ष सितंबर से जीएसटी वसूली बढ़ी है और अक्टूबर से इसका संग्रह 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा है। ये बिजनेस पेज की न्यूज़ थी 3। अब नेक्स्ट पेज जो है हमारा वो है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है अवसर गंवाने वाले आंदोलनकारी, और इस पर लिखा गया आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है सेंटर फॉर द स्टडीज ऑफ सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स के निदेशक एवं राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर A.K. वर्मा द्वारा। देखिए, ये जो पूरा बेसिकली आर्टिकल लिखा गया है वो कृषि आंदोलन से रिलेटेड है कि कुछ लोग किन लोगों ने इसमें अवसर गंवा दिया है इसी के बारे में बताया गया है। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान आंदोलनकारी यह नहीं बता पा रहे हैं कि तथाकथित काले कृषि कानून में काला क्या है। इसके बजाय वे अक्टूबर तक आंदोलन जारी रखना चाहते हैं। दिल्ली में 40 लाख ट्रैक्टर लगाकर इंडिया गेट के पास जुताई करने जैसी बातें कर रहे हैं। सरकार ने कई बार वार्ता कर आंदोलनकारियों से जानने की कोशिश की और 18 महीने इस कानून को स्थगित करने का प्रस्ताव भी दिया ताकि उस कालेपन को चिन्हित कर दूर किया जा सके। लेकिन आंदोलनकारियों को या तो पता नहीं कि उसमें काला क्या है या फिर वो उसे दूर करने में कोई दिलचस्पी नहीं रख रहे हैं। देखिए, सरकार लगभग हर 15 दिन में या 10 दिन में किसानों से वार्ता के लिए तैयार हो जाती है। किसानों का अड़ियल रुख जिस तरीके से बना हुआ है कृषि कानून को लेकर, वो वाकई में अब एक निंदा का विषय बन चुका है, क्योंकि सरकार बार बार उन्हें आमंत्रित कर रही है कि आपको जिन पॉइंट पर भी आपत्ति है आप
उसे हमें बताएं, हम उस पर संशोधन कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से किसान नेता अड़े हुए हैं कि हमें ये कानून ही कैंसिल करवाना है, यानी कि इसे ख़त्म करना है, ये संभव नहीं हो सकता। और अभी तक अगर किसानों से सीधे समझा जाए, किसानों से पूछा जाए, तो किसानों को स्वयं नहीं पता कि उन्हें किस पर आपत्ति है। वे कुछ लोगों के, जो छोटे किसान हैं या फिर जो किसान वहाँ जमावड़ा लगाए हुए हैं, वो सिर्फ कुछ लोगों के इशारों पर आंदोलन में बैठे हुए हैं। हालांकि अब रबी की फसल की कटाई का भी समय है, इन सब का समय है, तो वो ये अभी भी नहीं समझ रहे हैं कि उससे सिर्फ उनका नुकसान है। कुछ किसान नेता इसमें अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, अपना भविष्य चमकाना चाहते हैं। उसमें किसानों का, छोटे किसानों का कोई हित नहीं होना है। जब सरकार 18 महीने के लिए इस कानून को स्थगित करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है कि 18 महीने में कोई इसका हल निकाला जा सकता है, तब अब किसानों को भी अपने अड़ियल रुख को छोड़ देना चाहिए था। हल अब इसमें 40 जो लाख ट्रैक्टर लगाकर इंडिया गेट के पास इन्होंने जुताई करने की बात करी है ये, और 26 जनवरी को जो इन्होंने वहाँ पर उपद्रव मचाया था, वो वाकई में शर्मनाक था। बहरहाल अब ऐसी कोई कोशिश तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि सरकार, दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से सतर्क है। दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंडर में आती है, तो और भारत सरकार इसको सीधे 26 जनवरी जैसी आपराधिक घटनाओं को जोड़ने से बचेगी। आंदोलनकारी संभवतः न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की कानूनी गारंटी न होने को कृषि कानूनों का कालापन मानते हैं, पर उनके अनेक कारणों से कानूनी गारंटी नहीं दी जा सकती है। एक, एमएसपी उस समय की उपज है जब देश खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था और सरकार किसानों से अनाज खरीद कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु उसका भंडारण करती थी। आज अनाज की बहुलता है। यदि एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाता है तो सरकार के लिए उसे खरीदना और भंडारण करना विकराल समस्या बन जाएगा। दो सरकार उसका निर्यात नहीं कर पाएगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृषि उत्पादन सस्ते हो सकते हैं। यह संभव नहीं कि सरकार महंगा खरीद कर सस्ते में निर्यात करे। 3, यदि एमएसपी पर खरीद की कानूनी बाध्यता हो गई तो पैसे तो जनता की जेब में ही जाएंगे, और जो लोग एमएसपी को कानूनी बनाने का समर्थन कर रहे हैं वे ही कल रोएंगे। किसान आंदोलनकारियों ने किसानों के मन में कृषि कानून के प्रति भय और शंका भर दी है। सरकार ने कई बार वार्ता कर उसे दूर करने की कोशिश की है। न्यायालय ने भी समिति बनाकर उसे समझने की व्यवस्था बनाई है, लेकिन आंदोलनकारियों ने अवसर खो दिया है। यदि कृषि कानूनों पर खुले मन से चर्चा होती है तो संभव है कि एक सार्थक राष्ट्रीय विमर्श के द्वारा सभी पक्षों को अपनी बात रखने और दूसरों की बात समझने का बेहतर अवसर मिलता है। देश किसी सकारात्मक नतीजे पर पहुंचता, इससे किसान नेताओं और आंदोलन की प्रतिष्ठा बढ़ती बड़े छोटे सभी किसानों का हित संरक्षित होता है, देश खुशहाल होता है। लेकिन अपनी हठधर्मिता से आंदोलनकारियों ने कृषि, किसान और देश को पीछे ढकेल दिया है। नेक्स्ट है, घुसपैठ भी बने चुनावी मुद्दा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपनी पुस्तक मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस में लिखा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच केवल कश्मीर को लेकर मतभेद है। ऐसा सोचना ठीक नहीं है, बल्कि पूर्वी पाकिस्तान से सटे असम और अन्य क्षेत्रों में भी हमारा दावा बनता है। पाकिस्तान और उसके शासकों की मांग को भारत के शासक वोट बैंक के लालच में अनदेखी करते रहे। इसके परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान यानी तत्कालीन बांग्लादेश से एक दीर्घकालीन योजना के तहत भारत में घुसपैठ होती रही। विगत 5 दशकों में देश में मुस्लिम जनसंख्या 3.5% बढ़ी है, लेकिन असम में यह 11% तो पश्चिम बंगाल में 7% बढ़ी है। जो लोग मुस्लिम जनसंख्या में वृद्धि का बचाव इस रूप में करते हैं कि चूंकि मुस्लिम आमतौर पर परिवार नियोजन नहीं अपनाते अतः उनकी संख्या थोड़ी ज़्यादा बढ़ती दिखती है, वे गलत हैं। क्योंकि अगर मुस्लिम परिवार नियोजन नहीं अपनाते हैं तो देश के दूसरे राज्यों में भी समान रूप से मुस्लिम जनसंख्या बढ़नी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। बांग्लादेश से सटे असम और बंगाल, बिहार के समवर्ती जिलों में मुस्लिम आबादी ज़्यादा बढ़ती है। वे भारतीय मुसलमानों की संख्या नहीं बल्कि बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठिए हैं और वे एक साजिश के तहत भारत आ रहे हैं। विभाजन का दंश झेल चुका बंगाल घुसपैठ की साजिश की कैसी अनदेखी कर रहा है, इसका प्रमाण यह है कि राज्य का मालदा जिला विभाजन के बाद 1951 में मालदा में मुस्लिम जो थे वे 36.97% थे।
1961 में बढ़कर 46.18% हुए, यानी मात्र 10 वर्षों में 9% से ज़्यादा की वृद्धि हुई थी। आज यह मुस्लिम बहुल जिला है। मालदा की तरह मुर्शिदाबाद भी मुस्लिम बहुल है। पिछली जनसंख्या में उत्तरी दिनाजपुर भी मुस्लिम बहुल होने के करीब था। अब वह हो भी गया है। बंगाल में मुर्शिदाबाद के अलावा कोलकाता, हावड़ा, वीरपुर जिले में भी विगत 5 दशकों में मुस्लिम जनसंख्या 8 से 10% बढ़ी है। बंगाल के 341 सब डिवीज़न में से 66 मुस्लिम बहुल हैं। 2001 में यह जनसंख्या 59 थी, यानी एक दशक में 7 मुस्लिम बहुल डिवीज़न बढ़े हैं। विगत जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि एक दशक में प्रदेश के 341 सब डिवीज़न में से 148 में मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि दर हिंदुओं की तुलना में से 2 से 5 गुना है। विगत जनगणना में राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम 1% के करीब बढ़े हैं, पर बंगाल के 24 सब डिवीज़न में ये 3 से 5% तक बढ़े हैं। बंगाल की अराजक और हिंसक राजनीति ने राज्य के विकास को बुरी तरह से प्रभावित किया है। असुरक्षा और रोजगार के अभाव में भी लोग पलायन के लिए बाध्य हैं। चूंकि असम के साथ बंगाल के भी विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, इसलिए विदेशी घुसपैठ और एनआरसी के चुनावी मुद्दा बनने के आसार हैं। एक तरफ कम्युनिस्ट दल कांग्रेस और ममता की पार्टी घुसपैठ को नकार रही है, तो दूसरी तरफ भाजपा घुसपैठियों को राज्य से बाहर निकालने की बात कर रही है। चुनाव पूर्व ही तृणमूल और भाजपा के बीच हिंसक संघर्ष शुरू हो गया था। असम और बंगाल के चुनाव साथ साथ होने के चलते दोनों राज्यों के चुनावी घुसपैठ मुद्दा तो होना ही है। इसके साथ ही इसका भी ध्यान रखा जाए कि हिंदू पलायन का मुद्दा भी ना छूट पाए। नेक्स्ट आर्टिकल है विधानसभा चुनाव के मुद्दे। असम, बंगाल, केरल और तमिलनाडु के साथ केंद्र शासित राज्य पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक गहमागहमी बढ़ गई है। आने वाले दिनों में यह और तेज हो जाएगी और इसी के साथ कायम होगा विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोपण का सिलसिला। ऐसा होना स्वाभाविक है, क्योंकि यह तो अस्वाभाविक ही है कि ऐसे विषय चुनावी मुद्दे बनते दिखते हैं, उनका राज्य विशेष से कोई सीधा लेना देना नहीं होता है। किस तरह गैर जरूरी बेतुके मसले चुनावी मुद्दे बनाने की कोशिश हो रही है, इसका ताज़ा और विचित्र प्रमाण है गत दिवस तमिलनाडु में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की ओर से मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए यह कहना चाहते थे कि हम एक ऐसे शत्रु से लड़ रहे हैं जो विरोधियों को कुचल रहा है। अभी तक यही माना जाता था कि राजनीतिक दल परस्पर विरोधी तो होते हैं, लेकिन वे एक दूसरे के शत्रु नहीं समझते। नेक्स्ट पेज है स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में एक न्यूज़ है कि मिशन विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए तैयारी कर रहा है भारत। इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई और अहमदाबाद में हुए लगातार 2 टेस्ट मैच जीतने के बाद बेशक टीम इंडिया आत्मविश्वास से भरी हुई है, लेकिन वह सीरीज के चौथे और अंतिम टेस्ट मैच को हल्के में नहीं ले सकती है, जो 4 मार्च से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। वैसे भी इंग्लैंड के बजाय यह टेस्ट मैच भारत के नज़रिए से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत को यदि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अपनी जगह बनानी है तो उसे चौथे टेस्ट मैच को कम से कम ड्रॉ करना होगा। वहीं इंग्लैंड की टीम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने की दौड़ से बाहर हो गई है, और यदि वह अंतिम टेस्ट मैच जीत जाती है तो वह सीरीज न सिर्फ बराबर कर लेगी, बल्कि भारत को भी विश्व टेस्ट चैंपियन के फाइनल में पहुंचने से रोक देगी। तो ये आज का यानी 2 मार्च 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।